आज हम सीआरपीसी की सेक्शन 2 को आगे बढ़ाते हुए क्लॉज जे पढ़ेंगे, जहां पे लोकल ज्यूरिसडिक्शन की डेफिनेशन दी गई है। तो लोकल ज्यूरिसडिक्शन की डेफिनेशन को पढ़ने के लिए 8 बातों पे हम डिस्कशन करेंगे, और जब हमारी 8वीं बात पे डिस्कशन हो चुका होगा तो लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में हमको सब कुछ पता चल चुका होगा। और कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हमारे पास इतना सफिशिएंट मटेरियल होगा कि किसी भी एग्जाम में हम कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए लोकल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड, हम उसका आंसर बहुत ही ब्यूटीफुली कर पाएंगे। चाहे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तब भी हम बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो क्या क्या हमने ये 8 पार्ट में डिवाइड किया है। और दोस्तों, सीआरपीसी को हम ऐसे ही पढ़ेंगे। देखो, मटेरियल इतना है सीआरपीसी में, अगर आप रटने लग गए तो आपकी मेमोरी, माइंड की मेमोरी कम पड़ जाएगी। आपकी जो डिस्क है, माइंड की डिस्क, वो फुल हो जाएगी और आप रट नहीं पाएंगे। इसीलिए हम कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे अपने लेक्चर्स को, जहां पे आप बहुत थोड़ा याद रखें और उसी को याद रखने से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर पाएं। तो उसी तरीके से मैं डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि सभी सेक्शंस को उसी तरीके से पढ़ाया जाए। तो आइए दोस्तों, मैं लेके चलता हूं आपको अपने YouTube चैनल लीगल लैंप में। और जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी रेड बटन नीचे चमक रहा है, इसको आप टच करें। साथ में बेल आइकन आएगा, आप उसको टच कर लें। साथ में फिर ऑल लिखा हुआ आएगा, आप उसको टच कर लें। तो ये लोकल ज्यूरिसडिक्शन को समझने के लिए मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है जनरल मीनिंग। हम इस एक्सप्रेशन का एक जनरल मीनिंग समझेंगे कि जनरल सेंस में लोकल ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग क्या होगा। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लीगल मीनिंग ऑफ लोकल ज्यूरिसडिक्शन। लीगल मीनिंग मतलब कि जो क्लॉज जे सेक्शन 2 सीआरपीसी में लिखा गया है वो मीनिंग क्या है। बल्कि हम वो 4-5 लाइन की जो डेफिनेशन है उसको रटेंगे नहीं, हम सीखेंगे। यहां देखो 4th पॉइंट है, यहां पे लिखा है हमने फ्यू वर्ड्स टू मेमोराइज। हम इस पूरी 4-5 लाइन की सेक्शन में से कुछ 3-4 वर्ड याद रखेंगे। उन्हीं 3-4 वर्ड को लेके हम पूरी की पूरी लीगल डेफिनेशन, लीगल मीनिंग लोकल ज्यूरिसडिक्शन का जो दिया गया उसको हम फ्रेम कर देंगे और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपको लगेगा कि ये डेफिनेशन हमको कब याद हो गई, पता ही नहीं चलेगा कितने अच्छे से याद होगी। और फ्यूचर में सबसे अच्छी बात, आप भूलेंगे नहीं। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे और बिना रिवीजन के भी अगर जाएंगे और ये केवल 4 वर्ड आपको याद होंगे तो आप पूरी डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। नॉट ओनली डेफिनेशन लिख पाएंगे, बहुत अच्छा आपको 600 वर्ड्स का कोई क्वेश्चन अगर लिखना होगा तो भी आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया लीगल मीनिंग ऑफ लोकल ज्यूरिसडिक्शन। तीसरा मीनिंग बात करेंगे, क्या ये जो डेफिनेशन है आज की डेट में, क्या ये अमेंड होने के बाद आई है या ओरिजिनली ही ऐसी थी। जो हमारा प्रीवियस एक्ट था क्या उसमें ऐसी ही थी या कुछ अमेंडमेंट हुआ है, वो भी देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉ को समझने के लिए। अगर आप ध्यान देंगे कि पीछे लॉ क्या था और आज की डेट में हम क्या पढ़ रहे हैं, दोनों को आप कंपेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छे से उसका मीनिंग आप निकाल पाएंगे। इसीलिए अमेंडमेंट को कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगला चौथा हम पढ़ ही चुके हैं, फ्यू वर्ड्स टू मेमोराइज, कि हमें कुछ वर्ड याद करने हैं, कंप्लीट डेफिनेशन हमको याद नहीं करनी। इन फ्यू वर्ड्स की हेल्प से ही हम कंप्लीट डेफिनेशन फ्रेम कर देंगे। 5वां पॉइंट, स्कोप ऑफ लोकल ज्यूरिसडिक्शन। इस ज्यूरिसडिक्शन के डेफिनेशन का जो हम यहां 2J सीआरपीसी में पढ़ेंगे, इसका स्कोप क्या होगा, इसका विस्तार का क्या होगा, कहां तक ये एप्लीकेबल होगी, ये भी हमको पता होना चाहिए। किसी भी एक्ट में कभी भी कोई डेफिनेशन आप पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन कहां एप्लीकेबल है, कहां हम इसको यूज करेंगे। अगर वहां कहीं आपको पढ़ते पढ़ते ये वर्ड्स दिखाई दे जाता है तो क्या इसका मीनिंग हम ये निकालें या कुछ और निकालें, ये स्कोप से आपको पता चलेगा। ये प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी सेक्शंस हैं सीआरपीसी में, क्योंकि ये डेफिनेशन हम सीआरपीसी में पढ़ रहे हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जहां जहां लोकल ज्यूरिसडिक्शन वर्ड यूज हुआ है पूरी सीआरपीसी में, वो सेक्शंस हमको पता होना चाहिए। बहुत बड़ा काम है, आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। मैं यहां पढ़ाते पढ़ाते ही बहुत सारी चीजें आपको ऐसी बताऊंगा कि आपको याद हो जाएंगी। तो पूरी सीआरपीसी में लोकल ज्यूरिसडिक्शन वर्ड कहां यूज हुआ है और वहां पे क्यों यूज हुआ है, क्या मीनिंग है, उसको भी हम यहां पे समझेंगे। क्योंकि बिना उसे समझे रिलेशन नहीं बनता है। केवल यहां लोकल ज्यूरिसडिक्शन की आपने डेफिनेशन पढ़ी, छोड़ दिया, आगे मान लो सीआरपीसी में 181 सीआरपीसी आपको पढ़नी पड़ी, वहां पे ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, आपने वहां इस डेफिनेशन का रिलेशन ही नहीं बनाया तो कोई मीनिंग नहीं निकाल पाओगे आप। इसलिए हम यही समझ लेंगे कि सीआरपीसी में कहां लोकल ज्यूरिसडिक्शन वर्ड का यूज हुआ है और उसका मीनिंग हम किस तरीके से यहां सीआरपीसी में समझेंगे। 7वां पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट
वर्सेस एक्सटेंशन ऑफ लोकल ज्यूरिसडिक्शन। इससे ये समझाएंगे हम यहाँ पे कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन जो है क्या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये तभी समझ आएगा जब हम लीगल मीनिंग और जनरल मीनिंग ये सब हम समझ लेंगे, तब 7th पॉइंट आपको समझ आएगा। तो क्या लोकल ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कौन कर सकता है? वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। कैसे करेगी वो सब हम यहाँ पे 7th पॉइंट में पढ़ेंगे। और 8वां पॉइंट है कि अगर मान लो कोई भी प्रोसीडिंग्स होती हैं सीआरपीसी में, क्या क्या होता है? प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट के सामने, इंक्वायरी होती है, ट्रायल होता है, अपील होती है, रिविजन्स होती हैं। अगर ये प्रोसीडिंग्स प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन में होती हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर गलत प्लेस पे हो गई ये प्रोसीडिंग्स तो इनका इफेक्ट क्या होगा? वो जो प्रोसीडिंग्स हो गई हैं वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। दोस्तों इन 8 पॉइंट्स को अगर आपने पढ़ लिया तो आप ये पक्का मानिएगा कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो बहुत ही ब्यूटीफुली आप उसका जवाब दे पाएंगे। और दोस्तों आपको बहुत ध्यान से बने रहना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। 8 पॉइंट में से सबसे पहले पॉइंट को लेते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है जनरल मीनिंग ऑफ लोकल ज्यूरिसडिक्शन। जनरल मीनिंग का मतलब है कि कॉमन सेंस में हमको इसका मीनिंग क्या समझ में आता है। अगर इसको देखें लोकल ज्यूरिसडिक्शन तो 2 वर्ड से मिलके बना है ये एक्सप्रेशन। एक वर्ड है लोकल और दूसरा वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन। तो लोकल का हिंदी में मीनिंग होता है स्थानीय, रिलेटेड टू प्लेस, किसी एरिया से संबंधित। लोकल का मीनिंग होता है स्थानीय, रिलेटेड टू प्लेस, रिलेटेड टू टेरिटरी, किसी एक क्षेत्र से, स्थानीय क्षेत्र से संबंधित बातें जो होती हैं वो लोकल कहलाती हैं। दूसरा वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का हिंदी मीनिंग होता है अधिकारिता, इसलिए लोकल ज्यूरिसडिक्शन का हिंदी में मीनिंग हो जाता है स्थानीय अधिकारिता। जब हिंदी वर्जन हम पढ़ते हैं इसी सेक्शन का तो वहां डेफिनेशन दी गई है स्थानीय अधिकारिता की, हिंदी में भी देख लेंगे। तो अधिकारिता का मतलब होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी किस बात की? अथॉरिटी टू एक्सरसाइज इट्स राइट। किसी पर्सन के पास अगर कोई राइट है तो उस राइट को एक्सरसाइज करने की अथॉरिटी जो होती है वो अधिकारिता कहलाती है। जब दोनों वर्ड्स को मिला के हम पढ़ते हैं तो स्थानीय अधिकारिता मतलब लोकल ज्यूरिसडिक्शन। लोकल ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि ऐसा लोकल मींस प्लेस और स्थान और एरिया जिसके ऊपर किसी पर्सन को राइट है, अथॉरिटी है कि जो भी उसको राइट्स मिले हैं उनको वो एक्सरसाइज कर सके। जैसे कि पुलिस ऑफिसर है, एक स्टेशन हाउस ऑफिसर है, अगर उसके पास कोई एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने की इंफॉर्मेशन आती है तो उसको एफआईआर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये उसकी अथॉरिटी हो गई। इसी तरीके से लोकल ज्यूरिसडिक्शन का जनरल मीनिंग ये निकल के आता है। अब अगर हम इसको ज्यूरिसडिक्शन वर्ड को और आगे देखें तो ये लैटिन वर्ड्स हैं 2 जिनसे ये निकल के आया है। जूरिस वर्ड से आया, लैटिन वर्ड है जूरिस, और डिक्शन ये डिक्टो से आया है। डिक्टो वर्ड है उससे निकल के आया है। जूरिस वर्ड से है, डिक्शन डिक्टो वर्ड से आया है। तो दोनों वर्ड से मिलके ये एक नया वर्ड बना ज्यूरिसडिक्शन। इसको लोग पढ़ते भी गलत हैं, कोई ज्यूरिडिक्शन बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एक्चुअल मीनिंग है इसका, यहां से जूरिस बोले पहले इसको, जूरिस फिर डिक्शन, तो ज्यूरिसडिक्शन इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल में होगा। तो जूरिस का मीनिंग होता है लॉ, रिलेटेड टू लॉ, और डिक्टो का मीनिंग होता है डिक्लेरेशन। तो इन दोनों वर्ड से मिलकर बना ज्यूरिसडिक्शन, और उसका मतलब है एक अथॉरिटी। और अथॉरिटी इस बात की कि अगर किसी को कोई राइट्स दिए गए हैं तो वो उन राइट्स को किस क्षेत्र पे, क्षेत्र का मतलब अगर केवल ज्यूरिसडिक्शन हम पढ़ते हैं तो ये केवल और केवल एरिया से रिलेटेड नहीं है। एरिया से रिलेटेड तब होता है जब यहां इसके पहले लोकल लग जाता है। तो केवल ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो ये ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र अदर देन लोकल एरिया, और बहुत सारे क्षेत्र होते हैं उनके ऊपर अपना अधिकार ये रखता है कोई पर्सन, अपनी राइट्स को वहां पे एक्सरसाइज करने का अधिकार रखता है, उस एरिया, उस क्षेत्र को ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने एफआईआर दर्ज करने की बात बताई। तो अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके का हम लोगों को देखने को मिलता है जब हम कानून पढ़ते हैं, जब हम लॉ पढ़ते हैं।
तो सबसे पहला ज्यूरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ज्यूरिडिक्शन देखने को मिलता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब यह होता है, साधारण शब्दों में मैं बताता हूं, कि जहां पर पहली बार केस फाइल किया जाएगा, जिस कोर्ट में जिस ऑफिसर के सामने पहली बार कोई केस जाता है, वो कहा जाता है कि वो कोर्ट, वो ऑफिसर इस केस के लिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। दूसरा आता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट का मतलब कि जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में केस डिस्पोज ऑफ किया गया, चाहे वहां पे जो भी रिजल्ट आया, जो भी जजमेंट दिया गया, इस जजमेंट को रिव्यू करने की पावर किसके पास है, इस जजमेंट को चेंज करने की पावर किसके पास है? जिस ऑफिसर के पास या जिस कोर्ट के पास, जिस मजिस्ट्रेट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के रिजल्ट को चेंज करने की पावर होती है, उसे अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। जैसे मान लें सेशन कोर्ट्स में एक मर्डर केस का ट्रायल हुआ और सेशन कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दे दिया। इस डिसीजन की अपील अब कहां होगी? उस स्टेट के हाई कोर्ट में होगी। तो ये हाई कोर्ट जो है यहां पे अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की फॉर्म में काम कर रहा है, जब ये नीचे के डिसीजन को सुनता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के लिए मैं बात करूं, अगर मान लें कोई भी सिविल सूट है और जिसमें जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा है, मोर देन 2 करोड़ है, तो ऐसे मैटर नीचे लोअर कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो सीधे हाई कोर्ट में जाएंगे। तो हाई कोर्ट यहां पे अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की तरह काम कर रहा है, अब अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की तरह काम नहीं कर रहा है। क्योंकि पहली बार मैटर कहां गया? पहली बार जहां मैटर गया वो हाई कोर्ट ही था। जब सिविल मैटर में जब वैल्यू जो थी सब्जेक्ट मैटर की वो मोर देन 2 करोड़ थी, तो पहली बार मैटर गया हाई कोर्ट में, इसीलिए हाई कोर्ट वहां पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन था। लेकिन जब सेशन कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे हाई कोर्ट अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की तरह काम करता है। तीसरे ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो वो है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, जिसको हम यहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी को लोकल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। टेरिटोरियल मींस रिलेटेड टू टेरिटरी, जो हमने अभी यहां पे बताया था। स्थानीय मींस रिलेटेड टू टेरिटरी। टेरिटरी बोले तो एक एरिया, और एरिया कौन सा? लैंड का एरिया, वाटर का एरिया, एयर का एरिया। ये जो एरिया है इससे रिलेटेड जितनी भी ज्यूरिसडिक्शन होंगी वो सब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहलाएंगी, और उसी को हम लोकल ज्यूरिसडिक्शन के नाम से सीआरपीसी में सेक्शन 2 क्लॉज जे में पढ़ते हैं। इसी को हम डिटेल में फिर आगे पढ़ेंगे। और टेरिटोरियल के रिगार्डिंग, टेरिटरी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, व्हाट इज इंडिया के नाम से है, उसका टाइटल व्हाट इज इंडिया है। आप चैनल पे जाएंगे देखेंगे तो मिल जाएगी बहुत अच्छे से। आपको ये भी जरूर देखनी चाहिए लोकल ज्यूरिसडिक्शन को और अच्छे से समझने के लिए। अगली बात करें हम तो एक ज्यूरिसडिक्शन आती है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। हिंदी में बोले तो वित्तीय अधिकारिता कह सकते हैं। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि अलग अलग कोर्ट की लिमिट बना दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि ये कोर्ट एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। कोई सिविल सूट अगर है तो इतने अमाउंट तक के मैटर्स को लोअर कोर्ट सुनेंगी, इससे ज्यादा अमाउंट के मैटर्स को सीधे हाई कोर्ट सुनेंगी। जैसे कि दिल्ली लोअर कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो सन 2015 तक लोअर कोर्ट्स में 20 लाख तक की ज्यूरिसडिक्शन थी। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन 20 लाख की थी कि 20 लाख रुपीस का अगर कोई सिविल मैटर है तो वो मैटर लोअर कोर्ट में चलेगा, और 2015 तक यही अगर मोर देन 20 लाख था तो हाई कोर्ट में जाता था। लेकिन 2015 के बाद ये लिमिट चेंज कर दी गई है, पेक्यूनियरी लिमिट। दिल्ली हाई कोर्ट के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, वहां पे ये पेक्यूनियरी लिमिट मोर देन 2 करोड़ कर दी गई है। कोई भी सिविल मैटर जिसमें सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू या सिविल सूट रिकवरी वैल्यू मोर देन अगर 2 करोड़ है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा। तो ये कहलाती है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। मतलब वैल्यू के अकॉर्डिंग ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करना, वो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है। अगला ज्यूरिसडिक्शन है स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन। स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन ये होता है कि इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे, 2 पार्ट हैं इस सेक्शन के।
तो दूसरा पार्ट स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन से ही रिलेटेड है। स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि किसी कोर्ट को एक स्पेशल मैटर सुनने की पावर दे दी जाती है, तो वो स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन कहलाती है। एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन देखने में स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन जैसी लगती है, लेकिन एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है ऐसी ज्यूरिसडिक्शन जो किसी दूसरी कोर्ट के पास ना हो। जैसे कि रिट ज्यूरिसडिक्शन होती है, अगर आपको रिट डालनी है तो वो लोअर कोर्ट में जा ही नहीं सकती। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो 32 आर्टिकल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अकॉर्डिंग रिट ज्यूरिसडिक्शन केवल एक्सक्लूसिवली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास है, और वो किसी और के पास है ही नहीं। और अगर एक बात करें, आप आर्टिकल 141 है, देख लीजिए, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर्ड लॉ बाइंडिंग होंगे बाकी सभी कोर्ट्स के ऊपर, तो ये ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये एक्सक्लूसिव है, मतलब किसी और के पास नहीं है। अगले ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन। कई बार ज्यूरिसडिक्शन इस कोर्ट की भी होती है और दूसरी कोर्ट की भी साथ साथ चल सकती है, तो समवर्ती बोलते हैं हिंदी में इसको, समवर्ती अधिकारिता क्षेत्र। तो ये एक तरीके की है कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन। और 8वीं ज्यूरिसडिक्शन दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट ज्यूरिसडिक्शन है, जिसको कहा जाता है ज्यूरिसडिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि सब्जेक्ट मैटर मान लें कि एनडीपीएस है, सब्जेक्ट क्या है? एनडीपीएस है, तो इसके लिए एक अलग से कोर्ट का एक अलग से कोर्ट एस्टेब्लिश की जाती है, जो केवल और केवल एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से रिलेटेड जो भी केस होंगे उनको वो अलग से सुनेंगे। एनडीपीएस से रिलेटेड मैटर कोई दूसरी कोर्ट नहीं सुनेगी। इसी तरीके से अगर करप्शन के केसेस हैं तो वो एक सब्जेक्ट मैटर है, उसके लिए अलग से कोर्ट्स की डेजिग्नेट किए गई हैं कि यही कोर्ट करप्शन के मैटर्स सुन सकती हैं, दूसरी कोर्ट्स करप्शन के मैटर्स नहीं सुनेंगी। इसी तरीके से एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड कर दिया जाता है, सब्जेक्ट मैटर हिंदी में बोलते हैं विषय वस्तु, उसके अकॉर्डिंग अगर अधिकारिता डिसाइड की जाती है तो उसको बोला जाता है ज्यूरिसडिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर। तो इतने प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन आपको देखने को मिलेंगे, और भी नाम हो सकते हैं जब आप सामने पढ़ेंगे। तो जब भी आपके सामने इस टाइप के वर्ड्स आए तो आपको मीनिंग उनका जनरल वे में क्लियर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, लीगल मीनिंग ऑफ लोकल ज्यूरिसडिक्शन मींस हाउ टू फ्रेम द डेफिनेशन ऑफ लीगल ज्यूरिसडिक्शन। लीगल ज्यूरिसडिक्शन की डेफिनेशन को हम कैसे फ्रेम करें, कैसे हम बनाएं, तो उसके लिए आप यहां पे देखिए, एक ये वीडियो आपको चमक रही है, आप इसको क्लिक करें, आपको तुरंत दूसरी वीडियो मिल जाएगी कंटिन्यूएशन में, और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम केवल 4 वर्ड्स को लेकर चलेंगे और पूरी की पूरी डेफिनेशन लोकल ज्यूरिसडिक्शन की किस तरीके से आपको याद हो जाएगी वो भी हम आपको बताएंगे।